आप सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें। आज हम कर रहे हैं होम साइंस से 12वां पाठ है विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। कि रोग अलग अलग होते हैं तो अलग अलग रोग के अंदर अलग अलग चिकित्सीय आहार की आवश्यकता होती है। जैसा रोग होगा उसके अनुसार ही भोज्य पदार्थों में भी परिवर्तन कर दिया जाता है और साथ में दवाई तो चलती ही चलती है। अतिसार यानी कि जब दस्त लगते हैं तब किस प्रकार के परहेज रखे जाते हैं, दवाई किस तरह की दी जाती है और खाना उसको किस तरह का दिया जा सकता है। ज्वर यानी कि अगर उसको बुखार हो गया रोगी को तो रोग के अंदर उसको कैसा भोज्य पदार्थ देना है वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। अगर उसको कब्ज हो चुकी है तो कैसा उसको भोजन देना है, उसके लिए शुगर है उसको यानी कि मधुमेह है तो उसका उपचार किस तरीके से होगा डायबिटीज़ का। तो आज हम कर रहे हैं विभिन्न रोगों में चिकित्सीय आहार। अतिसार शरीर पोषण और उत्तम पाचन क्रिया का बहुत गहरा संबंध है। भोजन चाहे कितना भी संतुलित क्यों ना हो, पाचन संस्थान के विकार हमारे शरीर में आ ही जाते हैं और जब वो आते हैं तो इससे क्या होता है, इस बीमारी की अवस्था में मल पतला और पानीदार होता है। मल पूरी तरह से बन नहीं पाता। रोगी को दिन में कई बार शौच यानी कि टॉयलेट जाना पड़ता है। कभी कभी तो एक घंटे बाद जाना पड़ता है। तो अतिसार जब शरीर में पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न होता है तो उससे होता है। यह रोग छोटे बच्चों और बुजुर्गों में अधिक पाया जाता है। अतिसार होने के कारण कुपोषण यानी कि सही तरीके से ना खाया हुआ भोजन, कुपोषण ज़्यादा खा लिया, जो इसके पौष्टिक भोजन ना खाने की वजह से कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। सही प्रकार से विटामिन खनिज लवणों का ना मिलना, अस्वच्छ वातावरण यानी कि कोई ऐसा भोजन खा ले जिसके ऊपर मक्खियाँ बहुत बैठी हों, भोज्य पदार्थ और जल दूषित हो सकता है तो उसको खा लेने से भी ऐसा होता है। खाद्य पदार्थों की एलर्जी, जैसे किसी ना किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को अंडे, किसी को पालक, किसी को किसी सब्जी से, कईयों को तो खाने वाले कणक के आटे से भी होती है, गेहूँ के आटे से भी। तो ये भी एक अतिसार की तीव्रता के कारण बनता है। दवाएँ, कई बार एंटीबायोटिक दवाएँ ऐसी होती हैं जो गर्म होती हैं, वो हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं तो उससे भी अतिसार हो जाता है यानी कि दस्त लग जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारण, जैसे परीक्षा के समय में परीक्षार्थियों का तनाव होना, अत्यधिक खुशी या दुखी में भी तनाव होना। तो अक्सर कई लोग क्या करते हैं उस समय अतिसार उनमें ये मात्रा पाई जाती है कि बार बार अतिसार करते हैं। अतिसार के प्रकार तीव्र और दीर्घकालिक। तीव्र वो होते हैं जो कि रोगी को पतले और पानी जैसे दस्त आते हैं। इसमें पेट दर्द, ज्वर, कमजोरी, वमन ये आते रहते हैं। जो खनिज संतुलन है वो बिगड़ जाता है जिसके कारण निर्जलीकरण का खतरा रहता है। निर्जलीकरण यानी कि शरीर में बिल्कुल भी पानी ना रहने का खतरा पैदा हो जाता है। दीर्घकालिक अतिसार, इसमें पेट में गड़बड़ होने के साथ साथ भोज्य पदार्थ है बासी खाने से भी ऐसा हो जाता है। पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जल और खनिज का संतुलन बिगड़ जाता है तो शरीर में जल की अधिक अक्षय होने के कारण जल में जो घुलनशील विटामिन है उनकी कमी हो जाती है। अतिसार से ग्रस्त रोगी को पौष्टिक आवश्यकताएं, उसके लिए ऊर्जा उसको अच्छी तरीके से देनी चाहिए, जैसे फलों का रस, सूजी की खीर, उबले चावल आदि देने चाहिए। प्रोटीन अच्छी मात्रा में देना चाहिए ताकि वो बीमारी से जल्दी निजात पा सके। उबला अंडा, क्रीम रहित दूध आदि देने चाहिए। वसा, जैसे मक्खन और क्रीम जैसी हल्की वसा उसको कम मात्रा में दी जा सकती है। विटामिन जो कि पानी में घुलनशील हों वो देने चाहिए। विटामिन बी के विटामिन और सी देना, विटामिन बी के समूह और विटामिन सी देना चाहिए। भोज्य जो पदार्थ के साथ साथ फलों का रस भी देना चाहिए। खनिज लवण देने चाहिए ताकि भूख की कमी, उल्टी, बेचैनी, पाचन नली की पेशियों में लचीलापन का भाव है उसे दूर किया जा सके। जल ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए और उसमें ORS दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, रस दे सकते हैं, शुद्ध पानी दे सकते हैं। जौ का पानी देना चाहिए ताकि निर्जलीकरण को रोका जा सके। आहार योजन, पाचन संस्थान को विश्राम देना चाहिए। 12 से 36 घंटे तक रोगी को मुंह द्वारा कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं दिया जाना चाहिए और निर्जलीकरण को रोकने के लिए रोगी को पूर्ण तरल आहार देना चाहिए। नमक में मिलाकर, ग्लूकोज में मिलाकर और फलों का छना हुआ रस, नींबू पानी इत्यादि दिया जा सकता है। 1-2 दिन के बाद रोगी की हालत में सुधार आना शुरू हो जाता है तो फिर उसके अनुसार उसके भोज्य पदार्थों में परिवर्तन भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। अत्यंत गर्म ठंडा पदार्थ नहीं देना चाहिए। रेशेदार खाद्य पदार्थ नहीं देने चाहिए। तले हुए पदार्थ नहीं देने चाहिए। अधिक तरल पदार्थों का सेवन ही करना चाहिए। फिर आता है ज्वर यानी कि फीवर, बुखार। एक व्यक्ति का जो शारीरिक तापमान सामान्य माना गया 98.4
फ़ारेनहाइट्स माना गया है। इससे अगर अधिक हो जाता है तो उसे बुखार कहा जाता है। इसमें काफ़ी समस्याएं आ जाती हैं, शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, शरीर जो है निष्कासित ताप का असंतुलन होता है, जिसको हम बाद में कह देते हैं कि ताप चढ़ गया, ताप भी कह देते हैं इसको। ज्वर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि किसी विशेष रोग के लक्षण को दर्शाता है। ज्वर के प्रकार अल्पकालिक, इस प्रकार का ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है, जैसे साधारण सर्दी, खांसी, खसरा, निमोनिया आदि। दीर्घकालिक, ये लंबे समय तक चलता है, जैसे कि अक्षय रोग, जिसको टीबी के नाम से जाना जाता है। अंतरकालीन ज्वर, यह ज्वर अंतरकाल पर चढ़ता है, जैसे मलेरिया और टाइफाइड। कुछ अंतराल बाद, 6-6 महीने बाद, साल बाद चढ़ता है, तो ये अंतरकालीन होता है। ज्वर में पोषण को प्रभावित करने के लिए जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, ज्वर की अवस्था में ताप बढ़ने से शारीरिक चयापचय बढ़नी चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट्स ताप की वृद्धि में ऊर्जा में 7% बढ़ जाती है। शरीर की ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करती है, यह मात्रा घटती चली जाती है। ज्वर में ऊतकों को क्षति के कारण प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। तीव्र ज्वर से पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाते। तो पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता, ऊर्जा, कार्बोज, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन और तल पदार्थ उसको रोगी को उसके रोग के अनुसार दिए जाने चाहिए, ताकि उसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण, वसा, कार्बोज होंगे तो वो अपने रोग से जल्दी निजात पा सकता है। अल्पकालिक और मध्यकालीन वाले ज्वर में बताया गया है कि क्या फ़र्क है उसमें। ज्वर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम कम समय के अंतराल पर आहार देना चाहिए। ऐसी अवस्था में रोगी को उच्च कैलोरी युक्त, प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। अल्पकालिक हो ज्वर यदि, तो रोगी को खाने में असमर्थ है तो आवश्यक नहीं कि खाने के लिए उसको बाध्य किया जाए। कई बार तीव्र ज्वर के रोगी की भूख मर जाती है, वह खाने में असमर्थता दिखाता है, तो उसका शरीर कैसा है, लेकिन उसको पूर्ण आहार देना आवश्यक हो जाता है यदि वो शरीर से कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे रोगी को नरम आहार आसानी से पच जाता है। रोगी का आहार अल्प रेशे युक्त होना चाहिए और मिर्च मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनुमोदित भोज्य पदार्थ ग्लूकोज, शहद, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, साबूदाना, ब्रेड, चावल, बिस्कुट, दही, क्रीम, दूध से बने पदार्थ, अंडे इत्यादि दिए जा सकते हैं। लेकिन वर्जित यानी कि जो चीज़ को नहीं देनी, जो फूड नॉट अलाउड यानी कि चोकरयुक्त आटा, साबुत दालें, सभी फल, तले हुए पदार्थ, भोज्य पदार्थ यानी कि मसालेदार, चिपकने वाले पदार्थ, ऐसे उसको नहीं देनी चाहिए। पेस्ट्री, मिठाइयाँ। दीर्घकालिक ज्वर, शारीरिक चयापचय दर अधिक नहीं रहता, केवल ज्वर की स्थिति में कुछ बढ़ जाती है। कुछ दिन के बाद पाचन संस्थान की अव्यवस्था भी होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, बहुत अधिक थकावट होती है। दवाइयों द्वारा उपचार के साथ साथ भोजन द्वारा नियंत्रण इस रोग की एक महत्वपूर्ण अंग है। पौष्टिक तत्व इसमें भी वही है, उसके रोग के अनुसार ऊर्जा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इत्यादि उसको देने चाहिए, ताकि किसी भी पदार्थ की उसके अंदर कमी ना हो। लेकिन जो उसको रोग है उसमें जिन चीज़ों का परहेज है जो उसके लिए अनिवार्य नहीं है, वे उसको कभी भी नहीं देनी चाहिए। उसकी आहार व्यवस्था अच्छे तरीके से करनी चाहिए। रोगी को भूख नहीं लगती तो दिन में 5-6 बार भोजन खिलाना चाहिए। भोजन सरल होना चाहिए, पाचनशील होना चाहिए, जल्दी जल्दी वो पचे। रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन कई बार देना चाहिए और उसके आसपास का वातावरण सुखद और दिलचस्प होना चाहिए। आगे की मलबद्धता यानी कि कब्ज की स्थिति रहना, इसमें क्या होता है, आंत निर्बलता, उत्पादक कब्ज। इनमें आंतों में मांसपेशियों की कमजोरी के कारण आंतों का सिकुड़ना और फैलने की गति, जैसी स्वरित भी कहते हैं, धीमी गति हो जाती है, तो मलदार द्वार तक पहुंचने में इसको कठिनाई होती है। वृद्धावस्था में प्राय ये देखने को मिल सकती है। आंत ऐंठन, इस प्रकार की कब्ज आंत में ऐंठन के कारण होती है, जो मांसपेशियों का लचीलापन बढ़ जाने के कारण होती है। प्रतिबंधक कब्ज, इस प्रकार की कब्ज बड़ी आंत में किसी प्रकार का अवरोध, जैसे ट्यूमर, गिल्टी बढ़ने या गांठ के कारण हो सकती है। मनोवैज्ञानिक कब्ज भी होती है, जब जो मल है त्याग कष्टपूर्ण होता है, तो श्लेष्मी की झिल्ली फटने के कारण रक्त बहने लगता है। ऐसी स्थिति में मल त्यागने में व्यक्ति जो है मल त्यागने होने वाली पीड़ा के कारण इच्छा होते हुए भी मल को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर मैं मल त्यागने जाऊंगा तो मेरे साथ ये कुछ भी हो सकता है। इसके कारण क्या होते हैं, कब्ज के शौच यानी कि टॉयलेट जाने से पहले जो नियमित आदत है वो ना होना, इसमें समय का परिवर्तन, कम क्रियाशीलता और व्यायाम की कमी, आहार में पानी की कमी, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, नियमित रूप से 10 बार दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, और अनियमित और असंतुलित भोजन करना
हर समय जल्दी में रहना, गर्भावस्था में विकसित हो रहे भ्रूण का आंत पर दबाव बढ़ जाने से भी यह समस्या आ जाती है। कब्ज के लक्षण क्या हैं? कब्ज के कारण सिर दर्द, कमर दर्द, मछली भूख में कमी, मुंह से दुर्गंध आना, जीभ पर सफ़ेद पदार्थ जमा रहना, जी घबराना, पेट में भारीपन महसूस करना और रोगी को बवासीर की शिकायत भी इससे हो सकती है। कब्ज से ग्रस्त रोगी के लिए पौष्टिक आवश्यकताएं हैं। कार्बोज, उसको रेशेदार फल, सब्जियां, चोकर सहित अनाज, मोटा अनाज देना चाहिए। सेब, संतरा, अंकुर सब्जियां, दालें इसके लाभदायक होती हैं। वसा उचित मात्रा में देना चाहिए ताकि जो मल है उसको खुलकर आ सके। कैलोरी उसकी आयु लिंग के अनुसार देनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा सामान्य होनी चाहिए। विटामिन व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है तो उसको देना चाहिए क्योंकि यह आंतों और मांसपेशियों को गति को बढ़ाता है। खनिज लवण सामान्य व्यक्ति की तरह ही देना चाहिए। खनिज लवण जो है उसकी कमियों को पूरा करता है। जल उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 8-10 गिलास पानी उसको अवश्य पीना चाहिए। सुबह खाली पेट हल्का गुनगुना पानी आंत साफ करने में सहायता करता है। दिए गए जाने वाले जो उसको खाद्य पदार्थ हैं, जैसे पत्तेदार सब्जियां दी जा सकती हैं, अन्य सब्जियां, छिलके सहित फल भी दिए जा सकते हैं। मोटे अनाज, सूखे फल भी उसको दिए जा सकते हैं ताकि वो शरीर को स्वस्थ रख सके। ऐसे कुछ भोजन पदार्थ हैं जो उसको नहीं देने चाहिए, जैसे महीन पिसा आटा, पॉलिश किए हुए चावल, मैदा और मैदे से बने चीज़ें, गरिष्ठ और तला भोजन, अधिक मिर्च जो मसालों वाला पदार्थ है वो उसको कभी भी नहीं देना चाहिए। कब्ज से ग्रस्त व्यक्ति के लिए एक दिन की आहार तालिका जो आपकी बुक में दी गई है, अब उसी भी देखें और उसी के अनुसार ही उसको भोज्य पदार्थ देने चाहिए। बच्चों, इसके कुछ प्रश्न जो हैं रह गए हैं, जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह यानी कि डायबिटीज और पीलिया, वो हम अगली वीडियो में कर रहे हैं, तो अगली वीडियो ज़रूर देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।